नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अर्थ यानी पूंजी की दरकार होती है, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था इस अर्थ की ही कमी झेलती आ रही है। हालांकि निवेशकों को लुभाने की कई कोशिशें की गई और की भी जा रही हैं, मगर निवेशक शक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा क्यों है कि बिहार में संभावनाओं के बावजूद निवेश करने की भावना पैदा नहीं हो पाई? जाहिर है इसकी वजह भी बिहार में ही पाई जाती है। आज बड़ी बहस में इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लंदन से लौट आए हैं। मांझी मिशन निवेश पर लंदन के दौरे पर थे। लौटते उन्होंने बिहार में निवेश के मद्देनजर भरोसे का पिटारा भी खोल दिया। लेकिन फिर भी सवाल वही कायम है कि पिछले 9 साल के निवेश के भरोसे का क्या हुआ, क्योंकि हकीकत यही है कि बिहार में निवेश के नाम पर दावों का निवेश कुछ ज्यादा ही हुआ है। बिहार मुफलिसी में जिंदा रहने वाला एक अमीर सूबा। बिहार के बारे में ये कहावत मशहूर है, धन है लेकिन धनी बनने के यहाँ मौके नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लंदन दौरे से लौटने के बाद बिहार में निवेश की नई उम्मीदों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मांझी का दावा है कि वो लंदन से निवेशकों का वायदा लेकर लौटे हैं। डॉक्टर थे जो बिहार के मूल नहीं बल्कि हिंदुस्तान मूल के थे। उन लोगों ने हम लोगों की बात सुनी और सुनने के बाद बहुत उत्साहित हुए, और उत्साहित होने के बाद उन लोगों ने कहा है कि हम लोग वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ मेडिकल कॉलेज या संस्थान खोलने के लिए हम लोग निश्चित रूप में अक्टूबर महीना में आएंगे, विचार करेंगे। जीतन की माने तो वो लंदन से भरोसे का पिटारा लेकर आए हैं, मगर हकीकत यही है कि ऐसे भरोसे बिहार को मिलते रहे हैं और कुछ मामलों को छोड़कर निवेशक आने का वादा कर दूर से ही दर्शन देते रहे हैं। हालांकि जीतन इस बार बेहद उत्साहित है। शिक्षा, बिजली, मेडिकल जैसे क्षेत्र में उन्हें निवेश का यकीन है। बताया उन लोगों ने कि हम जानते हैं कि बिहार अब वो बिहार नहीं है जो पहले था। वहाँ पर कानून व्यवस्था, बिजली की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। हम लोग वहाँ पर आकर के शैक्षिक संस्थान हम खोलेंगे। वैसे इस हकीकत से इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार ने निवेश की जमीन तैयार करने की कोशिश की थी। देश के नामचीन उद्योगपतियों को बिहार से रूबरू भी कराया, मगर वो जमीन उम्मीदों के लिहाज से निवेश के निर्माण की वजह नहीं बन पाई। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। अब नजर डाल लेते हैं जमीनी हकीकत पर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिशें जरूर की। उन्होंने नीतियां बनाई, रोड मैप भी तैयार किया, लेकिन बिहार का दौरा करने वाले देश के नामचीन उद्योगपतियों ने उस रोड पर सफर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जीतन राम मांझी का मिशन निवेश अभी अधूरा है और उनकी सरकार के पास वक्त भी कम है। लेकिन पिछले 8.5 साल में बिहार को निवेशकों का इंतजार ही रहा। बावजूद इसके कि नीतीश सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बोर्ड बनाया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दुरुस्त किया और नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए योजनाएं तैयार की, मगर कृषि पर आधारित रहने वाली बिहार की अर्थव्यवस्था इंडिया इंक का भरोसा नहीं जीत पाई। बिहार सरकार के पिछले 9 साल के दावों का जायजा लीजिए। निवेश के दावे या दावों का निवेश। 31 अक्टूबर 2013 तक SIPB ने 1441 निवेश के प्रस्तावों को दी मंजूरी। 2,83,969 करोड़ रुपए पूंजी निवेश को मंजूरी।
इन प्रस्तावों से 2,03,727 लोगों को रोजगार की संभावना। नए चीनी मिलों के लिए निवेश प्रस्ताव 3,367 करोड़ रुपए के। निवेश की गई पूंजी 806 करोड़ रुपए। नए इथेनॉल प्लांट में 151 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव। निवेश की गई पूंजी 55 करोड़ रुपए। पावर प्लांट के लिए निवेश प्रस्ताव 2,47,475 करोड़ रुपए के। पावर प्लांट में पूंजी निवेश सिर्फ 2,212 करोड़ रुपए के। फूड प्रोसेसिंग में निवेश प्रस्ताव 8,569 करोड़ रुपए के। इसमें पूंजी निवेश सिर्फ 1,239 करोड़ रुपए। तकनीकी संस्थानों में 726 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव। पूंजी निवेश हुआ 26 करोड़ रुपए का। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में निवेशकों ने दिलचस्पी जरूर दिखाई, लेकिन दिल खोल कर आने से परहेज करते रहे, जबकि दूसरी ओर बिहार की सियासत इसे अपने अपने सियासी वक्त के लिहाज से देखती रही। जिस जंगल राज में सारे इन्वेस्टर्स क्या बिहार के भी बिजनेसमैन यहाँ से भाग खड़े हुए थे, और अब लालू जी के इनके शरणागत होने के बाद से जो कोई मन भी बनाया होगा वो भी अब नहीं आएगा, और बिहार से लोग अब जा रहे हैं। बिहार में आने की बात ये जंगल राज में तो नहीं हो सकता। तो ये पिछले 5-7 वर्षों का दौर जो था वो कहीं ना कहीं रिसेशन का दौर था, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार चूक गई औद्योगिकरण करने में। राज्य का कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्रीज़ का था, इस सरकार के से एक्सपेक्टेड था इंडस्ट्रीज़ के, वो इंडस्ट्रीज़ लाने में सफल नहीं हो पाए। यानी तस्वीर साफ है कि बिहार में निवेशक दावों से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि बिहार के उद्योगपति अभी भी इस सरकार को वक्त दे रहे हैं। देखिए, मुख्य वजह बिहार में आज से 7-8 साल पहले चले जाइए तो 3 मुख्य वजह थी। एक तो पावर शॉर्टेज था, जो कि एक बहुत बड़ा। दूसरा है कि इकोनॉमिक, देखिए यहाँ पर कैपिटा इनकम 22,000 है, नेशनल एवरेज 66 है। तो पर कैपिटा इनकम आपकी जब कम है तो नेचुरली परचेजिंग पावर कम है, मार्केट कम है, तो आप जो बड़ा मार्केट है वो लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन अब बिहार धीरे धीरे मार्केट ग्रो किया, 7 साल में 8,000 पर कैपिटा इनकम से 22,000 पर पहुँचा है। तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो परचेजिंग पावर बढ़ी। तो यहाँ पर लोकल कंजम्पशन की यूनिट्स हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह, ये सब फूड प्रोसेसिंग वगैरह, ये काफ़ी लग रही हैं। 8 साल तक बिहार निवेशकों को लुभाने की कोशिश करता रहा, लेकिन निवेशक बिहार को लेकर हमेशा शक के दायरे में ही रहे। अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो 8 सालों में महज 2.5 कोस तय किया है बिहार ने। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उषा विद्यार्थी जी, विधायक बीजेपी से, डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी, इकोनॉमिस्ट हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जीपी सिंह साहब, उपाध्यक्ष बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सबसे पहले एक पर्सपेक्टिव हम लेते हैं जीपी सिंह साहब आपसे ही। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या है स्थिति? बिहार में औद्योगिकरण का जो बात आज जो चर्चा है, औद्योगिकरण कहीं भी विश्व में जहाँ भी हुआ है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस से नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। इसमें समय लगता है। जैसा विश्वास का वातावरण का आपने बात कहा, कुछ आंकड़ों से मैं आपके साथ सहमत नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि SIPB का क्लियरेंस का आंकड़ा तो लगभग हम लोगों के आंकड़े से मिलता जुलता है। बाकी जो ग्राउंड रियलिटी में जो इन्वेस्टमेंट आया है फूड प्रोसेसिंग में, केवल वो लगभग 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड रियलिटी पे आ चुका है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आज जो भी निवेशक है इंडस्ट्री में पैसा लगाने को, वो देख रहा है कि बेसिक रॉ मटेरियल यहाँ क्या है। तो एग्री प्रोडक्ट्स हम लोग के यहाँ बेसिकली सब चीज़ अवेलेबल है। वी आर प्रोबेबली दी लार्जेस्ट ग्रोइंग ग्रेन्स ऑफ समथिंग, एंड सेकेंड लार्जेस्ट तो हम ज़रूर हैं, पोटैटो ग्रो कर रहे हैं हम। मक्का हमारे यहाँ से हरियाणा, पंजाब बाहर जा रहा है, माने मिलियंस ऑफ टन्स में। तो हम उसकी संभावनाएं फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे सभी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग
वही 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड रियल्टी पे तकरीबन start हो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के आसपास आप बता रहे हैं, तकरीबन 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले। लेकिन ये भी संतोषजनक नहीं है, इसलिए कि SIPB का जो आंकड़ा है उसका हार्डली 3% होता है। हार्डली 3%। तो जो विश्वास का वातावरण आप बोल रहे हैं जी, विश्वास का वातावरण हम 0 लेवल पे थे, वहाँ से इम्प्रूवमेंट की ओर तो चला है जी बिहार। अब जैसे आपने कैप्शन दिखाया कि हमारे मुख्यमंत्री गए अभी लंदन गए, और लंदन में यहाँ भारत के जो निवासी हैं जो लंदन में बस चुके हैं, चूँकि बिहार उद्योग संघ का एक 4-5 सदस्यीय टीम भी वहाँ गई हुई थी, इनके साथ तो नहीं कहूँगा लेकिन अलग से गई हुई थी इस लंदन दौरे पे, जिसमें लॉर्ड किरण मिलबोरिया वहाँ लॉर्ड ऑफ हाउस के मेंबर हैं। उन्होंने भी काफ़ी इसमें इनिशिएटिव ली थी कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि उन्होंने एक बिहार में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी। बिहटा में उनका प्लांट लगा हुआ है, तो बिहार के प्रति उनका भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मुझे दिखता है, और वो बिहार उद्योग संघ के भी मेंबर हैं, वेरी एक्टिव मेंबर हैं। तो वहाँ के डॉक्टरों ने, किरण है कि जो बिहार के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये मान लिया जाए। बिहार नहीं, मैं बोल रहा हूँ भारत मूल के लोग, भारत मूल के लोग, और बाहर के लोगों को भी, निवेशकों को उन्होंने आमंत्रण किया है वहाँ। और इसी बीच में लगभग 20-25 दिन पहले जी डिप्टी प्रीमियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आए थे, और उनसे भी हम लोगों की वार्ता बिहार उद्योग संघ की हुई थी। वहाँ भी उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया था कि अगर जो माहौल अब बन रहा है उसमें कुछ खामियां उन्होंने हम लोगों को पॉइंट आउट किया था, जो सरकार के साथ में मिलकर हम लोगों ने भी उसको हाईलाइट किया है। जैसे अभी आपने अपने कैप्शन में ही दिखाया कि जीतन राम मांझी जी ये कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इमेंस अपॉर्चुनिटी है। बिहार से लगभग, एक आंकड़ा तो सही नहीं होगा लेकिन जो आज से 4 साल 5 साल पहले का आंकड़ा है, 10,000 करोड़ पर मंथ ये माइग्रेट हो रहा है दूसरे जगह। बाकी को भी आप चर्चा में ला सकते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव हम लेना चाहेंगे, एक अर्थशास्त्री की क्या सोच है इस पूरे मामले पे। नवल किशोर चौधरी जी, जाहिर सी बात है उम्मीदें बहुत जगी, खास करके जब नीतीश जी बार बार इस बात को कोशिश कर रहे थे और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे कि इथेनॉल हब हम बनाएंगे। बहुत सारे यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स भी खुले, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे जगह। अभी स्थिति बहुत ही भयानक सी दिखती है इन इलाकों में। मूल कारण क्या है? देखिए, जब नीतीश जी की सरकार बनी थी 2005 में, वो आए तो उन्होंने विकास की बात की। मैं कहता रहा हूँ कि विकास की बात करना भी विकास है। यदि उसके पहले का संदर्भ लें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और या जिनकी सत्ता थी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ऑन रिकॉर्ड है कि विकास उनका मुद्दा नहीं था, सामाजिक विकास उनका मुद्दा था, आर्थिक विकास उनका मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा था। तब इस संदर्भ में जब नीतीश जी आए और बीजेपी और जेडीयू की सरकार आई, नीतीश जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, तो विकास की बात उन्होंने की। उन्होंने औद्योगिक विकास की भी बात की, आशाएं जगी, गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ, जो बेसिक है, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया, गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ। बिहार में 2 ग्लोबल समिट हुए और जो आयोजक थे उसके मुख्य आयोजक मेरे छात्र हैं, इसलिए मैं बहुत नज़दीक से इन बातों को जानता रहा हूँ। तो एक आशा जगी, विश्वास पैदा हुआ, देशी में नहीं विदेश में भी। मैं इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता रहा हूँ कि एक विश्वास पैदा हुआ बिहार के गवर्नेंस में, बिहार के विकास में, बिहार के नेतृत्व के विकासोन्मुख चरित्र में। उसका लाभ हुआ और प्रस्ताव आए। लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि जो प्रस्ताव आए शुरू के वर्षों में, आप आंकड़ों को देख लीजिए जो उस समय के उप मुख्यमंत्री ने पेश किया है, मैं उसकी चर्चा करता रहा हूँ। लेस देन 1-2%, कई बार 1% ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था। अभी लगता है कुछ बढ़ा है, 2%, 3% की बात अभी हो रही है आसपास। तो ये निश्चित रूप से आशा के
अनुकूल नहीं है। अगर 8-9 साल में आप लेस देन 3% या अराउंड 3% विकसित होकर 1 से बढ़कर 3 है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है। ये कमी कहाँ है जी, इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये इसकी चर्चा होती रही है, सेमिनार का विषय रहा। मैं आपको फिकी रिपोर्ट की कुछ वर्ष जो फिकी की रिपोर्ट आई वो मुझे बहुत चिंतित करती थी। उस फिकी की रिपोर्ट में जो सर्वे किया गया इंडस्ट्रीज का, उसमें एक बात बहुत पॉजिटिव होकर आई, और मैं जानता हूँ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मित्रों से मेरी मुलाकात होती रहती है, इसकी लीडरशिप से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 6 का आया और 11 का आया, उसमें सकारात्मक परिवर्तन हुए और इसकी सराहना इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने की। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कई बाधाएं आई जो कुछ सरकार के बस में थे, कुछ सरकार के बस से बाहर की थी। चिंता मुझे तब हुई जब उसके जो रिस्पॉन्सेज कैलकुलेटिव और फिकी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है, कि मोर देन 90% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी अफसरों का जो एटीट्यूड है, यानी वो लोग जो इन्वेस्टमेंट जिनका सर्वे किया गया और ये निश्चित रूप से उद्योगपति थे जी। अब उस सर्वे की प्रक्रिया पर और सब पर अलग से बात हो सकती है, टेक्निकल है, लेकिन ये फिकी की रिपोर्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। 90% उस रिस्पॉन्स को 4 भाग में बांटा गया, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड बैड। मोर देन 90% से अधिक लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जो एटीट्यूड है बिहार में औद्योगिकरण के बाद, उसको या तो बैड कहा या एवरेज कहा, नॉन गुड कहा। ये चिंता की बात, ये इसका सीधा संबंध गवर्नेंस से, शासन से, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल पावर का शॉर्टेज तो है ही, सब लोग स्वीकार करेंगे, सरकार के लोग भी स्वीकार करेंगे कि पावर का शॉर्टेज है। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बिहार सरकार के बियॉन्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, उस पर चर्चा करेंगे सरकार के प्रतिनिधि। लेकिन ये बहुत चिंता की बात थी, पावर का शॉर्टेज, लैंड का सवाल जो अभी भी लैंड बैंक रियलाइज नहीं हो पाया, रॉ मटेरियल की दिक्कत है। मार्केट की बात अरुण कर रहे थे, अरुण अग्रवाल जी प्रेसिडेंट है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो बात अधूरी है। आज का मार्केट केवल लोकल मार्केट नहीं है, ग्लोबल मार्केट है। हमको उन गंभीर प्रश्नों को उठाना चाहिए जो कॉन्स्टेंट्स है। हम बड़े निवेश की बात कर रहे हैं, मध्यम निवेश आज वो बोलना भूल गए, लेकिन जब बातचीत होती है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, तो मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के नेग्लेक्ट होने की बात करते हैं लोग। तो हम बड़े उद्योग के भरोसे रह रहे हैं, आशा करना चाहिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात कहीं ना कहीं छूट जाती है। और मैं मानता हूं कि सरकार को एनफ स्कोप है इसमें आगे बढ़ने का। विकास, औद्योगिक विकास के फ्रंट पर हमारा परफॉर्मेंस निराशाजनक है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल डिबेट का मैं आधार बनाना चाहता हूं, कमियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड कलेक्टिव एफर्ट करना चाहिए, और जिसमें सरकार की बड़ी भूमिका मैं देखता हूं। जी, उषा विद्यार्थी जी, आपको क्या लगता है, क्या है मूल कारण, क्यों जो है इन्वेस्टर्स ये मूड नहीं बना पा रहे हैं कि बिहार में आए और इन्वेस्ट करें? देखिए, मूल कारण मुझे तो लगता है कि जो कार्यशैली बिहार में, जो कार्य पद्धति है, जैसा कि अभी चौधरी जी कह रहे थे कि फीक्यू का रिपोर्ट आया था कि सरकारी पदाधिकारी शैली के लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी सत्ता में रही। हम बता रहे हैं सत्ता में हैं, फिर बताते हैं सत्ता में है तो क्या हुआ, गड़बड़ी है, सत्ता में है तो सत्ता को ठीक करना चाहिए था, जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं ठीक किया। तो ये कार्यशैली और कार्य पद्धति के कारण बिहार में एक, इसके पहले कि आप उठाएंगे तो लालू प्रसाद जी का 15 साल जो एक मैसेज चला गया पूरी दुनिया में कि बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता, हत्या, लूट, बलात्कार होता, वहाँ कोई इंडस्ट्री, कोई व्यवसाय, कुछ भी वहाँ नहीं किया जा सकता है। सौभाग्य की बात हुई कि सरकार फिर 2005 में बनी और निश्चित रूप से लोगों को लगा कि एक अब डेवलप बिहार होगा, विकसित बिहार होगा, बिहार का सम्मान बढ़ेगा और बढ़ा भी जी। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कोशिश भी किया कि बिहार में लोग आएँ और इंडस्ट्री लगे और बात हो, लेकिन केवल एक मौर्या होटल में बुलाकर उसकी बैठक कर लेना, मीटिंग कर लेना, या हम अखबारों में, मीडिया में ये बता देना कि हम चाहते हैं कि पूंजी निवेश आए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, हमारे यहाँ, उसके लिए हमने थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपको लाना चाहेंगे। देखिए, सत्ता से बाहर होते भाजपा उंगलियां उठाने की, थोड़ा सा एक ले लेता हूं क्योंकि हमारी मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है। उषा जी, हम आपके पास फिर आएंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी, निश्चित रूप में जब
तक भाजपा आपके साथ सरकार में थी, एक इन्वेस्टमेंट के माहौल पर बहुत सारी चर्चा हुआ करती थी, कहा जाता था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। अब फिर से भाजपा उंगली उठा रही है कि इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री गए लंदन, अब सारे लोग यही पूछना चाहते हैं लंदन से क्या लेकर के आए। अब देखिए, नकारात्मक बातें करके इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सकारात्मक बात यह है कि 2005 में जब सत्ता में आए थे तो बिहार में चीज़ें सुधरेंगी कि नहीं, चीज़ें पटरी पे आएंगी कि नहीं, सवाल सबसे पहले ये था। आप ही के पास अगर 5,000 रुपये हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उस जगह का क्लाइमेट देखेंगे कि वो जगह कैसी है, मैं इस कंपनी में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये कंपनी सिक्योर्ड है कि नहीं, इसका फ्यूचर क्या है। तो बिहार का फ्यूचर तो 2005-06 में कोई सोच ही नहीं रहा था कि क्या बनेगा। हमने 2005 में जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए एक तरफा मेहनत की, कम से कम रोड पहले बने, रोड बन गए। उसके बाद हमारा दूसरा फोकस गया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है 2005-06 से, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद फोकस आया 2010 से कि बिजली को इम्प्रूव करें। आज उस दिशा में हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। कहाँ 350 मेगावाट, आपको याद कीजिए 1 मेगा किलोवाट आपको 2005 में मिलती थी, आज हम लोग 2200 क्रॉस कर रहे हैं और 2015 के अंत आते आते हम 3000 मेगावाट क्रॉस कर जाएंगे और हम सरप्लस बिजली देने की हालत में रहेंगे। कब? ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब पिछली केंद्र सरकार भी सौतेला व्यवहार अपना रही थी और ये केंद्र सरकार भी उसी तरह के सौतेला व्यवहार में जा रही है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक कोई प्राणी नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है कि आप खाना डाल दीजिए उड़ के आ जाएगा। उसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी केंद्र की भी है, जिम्मेदारी राज्य सरकार की बिल्कुल, भी है। राज्य ने अपनी तरफ से हर तरह का एफर्ट किया, हर तरफ से हमने कार्यशाला की और हमने केंद्र को लगातार लिखा, चाहे वो कोल ब्लॉक्स के अलॉटमेंट का मामला हो। यहाँ पे तो ये हाल है कि बिहार को बिजली न मिले इसलिए एनटीपीसी जो केंद्र सरकार के अधीन है उसी को कोयला नहीं देते हैं। बिहार की तो बात आप छोड़ दीजिए, जो हमारा कांटी और ये कैसे चला रही है हम जानते हैं। हमें तो बिजली कभी कभी खरीदनी पड़ जाती है जबकि हम सक्षम हैं आज के डेट में 2200 मेगावाट उत्पादन करने के, तब भी नहीं हो पाता। लेकिन हमारा एक प्रतिबद्धता है हमारी कि हमें ये करना है तो हम करके दिखाएंगे। चलिए, इस चर्चा को हम यहीं से आगे भी उठाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी मजबूरी है, लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद अजय आलोक जी आपसे कुछ और सवाल करना चाहेंगे। तो बड़ी बहस में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय आलोक जी आपके पास आना चाहते हैं। आरोप बार बार ये लग रहे हैं सरकार पे कि आप निवेशकों के लिए एक सही माहौल नहीं पैदा कर पाए। सड़कें नदारद हैं, बिजली की समस्या है, तमाम समस्याओं के बीच अगर एक माहौल बन जाता तो शायद कहीं ना कहीं निवेशक आते, छोटे या बड़े। नहीं, ये देखिए, बिल्कुल ये मैं नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। माहौल अपनी तरफ से बनाने की हमने पूरी कोशिश की। इस बिहार का नक्शा जितना हद तक अगर सब कोई मानते हैं कि विकास हुआ है, कुछ बदला है, तो ये कहीं ना कहीं से सर क्रेडिट हमारी सरकार को दीजिए। सड़कों का जाल बिक चुका है, बिजली की कंडीशन में इंप्रूवमेंट होते जा रही है, लेकिन आपको मौलिक बुनियादी समस्याएं समझनी पड़ेंगी। निवेशक बिहार चारों तरफ से, हमारे पास ज़मीन नहीं है। यहाँ पे शहरीकरण जिसको कहते हैं, अर्बनाइजेशन, कोई भी निवेशक आता है तो वो चाहता है पहली बार कि अर्बन पॉपुलेशन के नज़दीक में रहे। बिहार में पटना छोड़ के आज भी अनफॉर्चुनेटली 13% हमारा अर्बन ग्रोथ है, मात्र 87% आज तक हम लोग ग्रामीण में हैं। पटना छोड़ के कोई एक ऐसी शहर, पटना का भी आखिर क्या ग्रोथ हुआ? वही मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। तो कहीं ना कोई जितने निवेशक आना चाहते हैं वो पटना या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गया या मुजफ्फरपुर, इन 3 जिलों के अलावा उनकी कोई प्राथमिकता नहीं रहती है। वहाँ उनको ज़मीन चाहिए। हमारे पास ज़मीन कंस्ट्रेंट है। हमारी सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि फार्मा की ज़बरदस्ती ज़मीन हम अक्वायर नहीं करेंगे अन्य राज्यों की तरह। तो कहीं ना कहीं से लैंड लॉकिंग है समस्या। उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेशन की समस्या कि बहुत सारे चीज़ों में केंद्र हमें मदद नहीं करता है, पिछले कई सालों से नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। चाहे वो कोल ब्लॉकेज का लिंकेज हो, चाहे वो एडिशनल फैसिलिटीज देने का हो, चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने का, इथेनॉल हब बनाने का परमिशन, वही मैं बात कर रहा हूँ। इथेनॉल हब का बात कीजिए, हमने इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था क्योंकि आप याद कीजिए 2005 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बिहार की सिर्फ 8,000 थी, जबकि नेशनल कैपिटल 66,000 थी। आज अगर बिहार का 22,000 रुपया हो गया है तो नेशनल एनपीए बढ़ के पहुंच गया 97,000। इसीलिए नीतीश जी कहते हैं ना कि इस रेट से चले हमारी, जबकि जीडीपी ग्रोथ पिछले 8 साल से, बातों से तो डॉक्टर आप मैं जीडीपी ग्रोथ में बता रहा हूं, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू रजिस्टर कंटिन्यूअस लार्जेस्ट जीडीपी ग्रोथ। हम पिछले 8 वर्षों से लगातार 9%, 10%, 14% तक के ग्रोथ पे गए हैं। उसके बावजूद नीतीश जी कहते हैं कि इतने ग्रोथ रेट के बावजूद भी अगर इसी रेट पे हम चलें, अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तब भी हमें 30 साल लग जाएंगे। नेशनल पलायन बदस्तूर रहेगा। लेकिन तो हमें तो विशेष राज्य का दर्जा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं हाल
की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर और जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। फ्रांस की एक कह सकते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट हुआ था। शक्युत नाम की कंपनी है, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से तकरीबन 600 करोड़ का टर्नओवर था। किशनगंज और उसके आसपास के इलाकों में किसानों से मक्का खरीदती थी ये कंपनी और अभी पटना हाईकोर्ट को अप्रोच किया है। वजह क्या थी? 23 मई से लगातार 4 FIR दर्ज कराया इस कंपनी ने कि कंपनी से किसी न किसी तरीके से जो है ज़बरदस्ती पैसे वसूली की बात सामने आ रही है। किडनैपिंग के केसेस दर्ज कराए गए, लेकिन इस कंपनी में जो लोग कार्यरत हैं उनकी किडनैपिंग हुई, धमकी मिला, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। 4 FIR रजिस्टर होने के बाद अब फाइनली ये कंपनी अपने आप को वाइंड अप कर रही है और बाहर वापस अहमदाबाद जाने की सोच रही है। दूसरी ओर सच्चाई ये है कि इसे आखिर हाईकोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा? अगर ऐसा माहौल हम अपने निवेशक को देंगे अजय आलोक जी, तो निवेशक आखिर कैसे आएगा? सुरक्षा जो सबसे मूल ये थी, इन्होंने सड़क की मांग नहीं की, बिजली की मांग नहीं की, सुरक्षा की मांग। शिवपूजन जी मैंने कहा था शिवपूजन जी, कार्यशैली, मुझे एक बात जो कार्यशैली जो आलोक जी क्या कहेंगे वही चीज अपने पक्ष की बात रखें, लेकिन जो कार्यशैली है, जो ये बड़े भाई और छोटे भाई मिलकर जिन्होंने बिहार को समाजवादी विचारधारा और बहुत बिहार का विकसित बिहार करेंगे, और बड़े भाई छोटे भाई के कारण यह बिहार बिल्कुल फंस गया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अलग किया और एक पूरी बिहार में एक मैसेज चला गया और फिर से पुनः वो जंगल राज एक ही बात बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा जो थोड़ी बहुत कोशिश हुई थी, नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी ने मिलकर जो कोशिश की थी, निश्चित रूप से कोशिश उसको हम आज भी स्वीकारते हैं, लेकिन अब आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आप न थाना पर विश्वास कर सकते हैं, न DSP पर विश्वास कर सकते हैं, न SP पर विश्वास कर सकते हैं, न आप सचिव पर विश्वास कर सकते हैं, न आप कमिश्नर पर विश्वास कर सकते हैं। ये सारे लोग नहीं, हंसी नहीं, ये सारे लोग आरोप लगाने दीजिए, ये सारे लोग कोई बिहार को विकसित बिहार नहीं देखना चाहते हैं। ये कलम और कागज पर फंसाना चाहते हैं, और पुलिस है तो न किसी को सुरक्षा दे रही है और न ये प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो ये कोई काम और कोई फाइल आगे बढ़ने देना चाहते हैं। बिहार को भ्रष्टाचार और दलदल में फंसाकर जातीय राजनीति कर रहे हैं। अब बिहार विकसित बिहार के बारे में सोच कौन रहा है? इसलिए निश्चित रूप से वो चला जाएंगे, इंडस्ट्री वाले जाएंगे, उनको कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? यहाँ तो मैं किस जात का हूँ, किस जात का वोट ले सकता हूँ, कहाँ वोट ले सकता हूँ, कैसे गठबंधन बना सकती हूँ, और ये बहुत सारे आरोप लगा दिए डॉक्टर अजय आलोक जी की टिप्पणी ले लूं। खत्म करती हूँ, फिर आलोक जी बोलेंगे। और मुझे यही लगता है कि बिहार जो विकसित बिहार हो रहा था उसमें बादल छा गया एकदम। उसके जो थोड़ा बहुत जो आगे बढ़ा था, थोड़ा बढ़ा था, अब केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार आप ही की थी, केंद्र सरकार आप ही केंद्र सरकार की तारीफ करते थे, आप ही केंद्र सरकार को बुलाते थे और बहुत उसकी तारीफ करते थे। और भारतीय जनता पार्टी की तो अभी सरकार आई है, तो निश्चित रूप से जो मिलना होगा सो मिलेगा। लेकिन हम अपने बिहार में अभी क्या कर रहे हैं, हमारे अपने अधिकारी पर कितना कंट्रोल है? हम अभी वही कह रहे थे कि एक पटना का शहर कोर्ट निर्णय करता है कि अभी जो 10 दिन पहले, जो 5 दिन पहले जो पानी होता है, आपका कार्यशैली इतना रद्दी है, इतना खराब है, और उसमें केंद्र को कुछ करना भी नहीं है, वो हमारे हाथ में है। केंद्र को कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन पटना को डूबने दिया कहना है कि केंद्र नहीं दे रही है। जो है मेरे पास उसको हम कहाँ कर रहे हैं? जो मेरे पास है डॉक्टर अजय आलोक जी उसको हम नहीं कर रहे हैं। इनकी टिप्पणी ले लो। अजय आलोक जी बोलेंगे ही, अच्छी बात करेंगे, लेकिन जो दुर्दशा है ये बड़े भाई छोटे भाई ने बहुत खराब कर डॉक्टर अजय आलोक जी विकी की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कहीं ना कहीं कि 90% जो कहा जा रहा है रेस्पोंडेंट्स, उन्होंने एडवर्स रिपोर्ट दी बिहार के बारे में। इसको तो कम से कम ठीक किया जा सकता है। एक करके बोलता हूं। सबसे पहले इनके आरोप कि पुलिस का किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ना दरोगा पे, ना SP पे, ना DIG पे, ना IG पे। इनसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, जब DGP अभयानंद जी को रेगुलर ट्रांसफर के तहत हटाया गया था, तो इनके सुशील मोदी से लेकर तमाम इनके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक के नेता, इन लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन तक कर दिया था कि DGP को क्यों हटाया गया, किसके कहने पे हटाया गया। जब इन्हें विश्वास ही नहीं है तो प्रदर्शन करने क्यों आ गए? एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा पटना में जल जमाव हाई कोर्ट ने टोक दिया। मैं आपको इनको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि 8.5 वर्षों से सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे। 8.5 वर्ष तक रोज शाम में, रोज रात में सुशील मोदी उसी मोहल्ले में जाते थे जहां सबसे ज्यादा जल जमाव लगा हुआ है, राजेंद्र नगर के इलाके। क्या सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का नगर विकास मंत्री रहते हुए, ये जल जमाव की स्थिति इन्होंने क्यों नहीं ठीक की? जवाब दें। जल जमाव 2007 में भी लगा, 8 में लगा, भूल जाते हैं। मैं बताता हूँ, भूल जाते हैं। मैं बताता हूँ, की बात है कैसे सुशील मोदी घर कैसे जाते होंगे इतने पानी? उनकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी, सरकारी गाड़ी थी, वो भी डूब के खराब हो
गई जिसमें सरकार का नुकसान हुआ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, तब भी तो अकल नहीं आई। 10-12 लाख उसमें भी चला गया। नहीं, जो कुछ भी बना आपको अपनी बात अपने कृत्यों की याद नहीं आती है, और दूसरे पे आप विदेश यात्रा में उसी तरह से कई लाख गाड़ी कमाई अगर बना कंकड़बाग और राजेंद्र नगर अब मैं बोल देता हूँ, मैंने इनको टोका नहीं था मैडम, एक मिनट, अभी कुछ और बातें हैं डॉक्टर जय, कुछ और बातें हैं। अभी कल एक नया घोटाला सामने आ गया। नया घोटाला ये सामने आया कि 200 करोड़ रुपए नगर विकास मंत्री के हस्ताक्षर से उनके ओएसडी के थ्रू पटना नगर निगम और नगर विकास के अधिकारियों को दिया गया। ये सम्राट चौधरी जो नए मंत्री बने हैं, उन्होंने पता लगाना शुरू किया हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कि भाई नगर विकास में जब इतने पैसे पटना को गए तो पैसे गए कहाँ, काम क्यों नहीं हुआ। एक इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई कि 200 करोड़ रुपए में से 125 करोड़ पीआरडीए को दिया गया, 75 करोड़ नगर विकास के अधिकारी ओएसडी जिन्होंने मंत्री जी ने अपॉइंट किया था, अश्विनी चौबे जी ने, बाद में प्रेम कुमार ने उनको कंटिन्यू किया। ये रिपोर्ट आ गई है। अब ये लोग बोलते हैं, इनके मंत्री कल कैमरे पे आए, पूछने लगा इनसे कि भाई कहाँ गए पैसे, आपने क्या किए, तो उनका ओएसडी कौन था, ओएसडी का स्थानांतरण हो गया, हमें नहीं पता। ओएसडी कैसे निकाल लेगा जब मंत्री जी का हस्ताक्षर है, जरा जवाब देंगे उसका भी। खैर वो तो जांच का विषय है, रिपोर्ट आएगी, इनके मंत्री भी जवाब देंगे, क्योंकि सरकार का पैसा अगर जाता है कहीं तो कोई नहीं बच पाता है। जी। तो देखिए, आरोप और दुष्प्रत्यारोप करने में इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में निवेश का माहौल कैसे बने। जीतन राम मांझी जी लंदन गए, क्या लेके आए? जीतन राम मांझी जी लंदन गए, क्या लेके आए? आप ये बताइए मुझे, इस भारतवर्ष में 1947 के बाद किसी इस देश का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आज तक गया तो क्या पैसे लेके आ गया? आश्वासन ही लोग लेके आते हैं और आश्वासन धरती पे उतरता है। मूल सवाल, लेकिन फिर भी रिद्धि सिद्धि जैसी कंपनियां आपसे पूछेंगी मुख्यमंत्री से पूछेंगी। नहीं, अब रिद्धि सिद्धि पे ही बताता हूँ। बिहार में कुल निवेश अगर आप 2007 से पकड़ें, पहला निवेश 2007 में होना शुरू हुआ था। 2007 से लेकर 2012 तक में बिहार में आज तक का कुल निवेश 10,000 करोड़ नहीं है जो आप लोग बोल रहे थे। कुल निवेश बिहार में लगभग 28-29,000 करोड़ के लगभग हो चुका है। एक आइसोलेटेड इंसिडेंस है ये रिद्धि सिद्धि का, जिसको आप बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं आपको, अरे मुझे बोलने दीजिए, और भी होंगे। ये प्रकाश, आप कहिए कि ये प्रकाश में आ गया, ये प्रकाश में आ गया। आप ये बताइए, ये कैसी इन्वेस्टमेंट है 600 करोड़ की कि वो आदमी हाईकोर्ट की शरण में जाता है कि मुझे अपना सारा कारोबार समझ के अहमदाबाद जाना है। जब उसको सरकार से बियाडा की जमीन ली होगी, उसने अपना प्लांट लगाया होगा, सब कुछ किया होगा, और एक किडनैपिंग मान लीजिए हो गई और पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को सरकार सर आंखों पे उठा के बैठा के रखती है। अगर वो एक बार भी यहाँ पे शिकायत करनी, आपको डाउट किस पर है? मैं ये बता रहा हूँ, वो पुलिस के पास ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बात आप कर रहे हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस की, बिल्कुल, और चाहे विक्की की रिपोर्ट उठा लें या जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो कहते हैं 2 दर्जन से ज्यादा खिड़की। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट से आप सरकार का या स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं जी। एक आइसोलेटेड इंसिडेंट, लेकिन आपका एक इन्वेस्टर भागने की कगार पे है। ठीक है, बहुत सारे अगर भागेंगे तो बहुत सारे आएंगे भी। चौधरी साहब ये कह रहे हैं एक सिंगल इन्वेस्टर के भाग जाने से या उसने जो ओपिनियन बनाया उससे पूरा माहौल खराब नहीं हम बता सकते। देखिए, सरकार के लोगों अब स्थिति अच्छी जब तक नहीं होगी, कोई भी बिहार में चौधरी साहब की सुन लेते हैं मैम, फिर आपके पास भी स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल नहीं, ये तो जनता तय करे। जैसे एक चुन लिया ना, एक शेर को चुन लिया चौधरी साहब, उसी तरह हो सकता है जी। मैडम चौधरी साहब को सुन लेते हैं। चौधरी साहब, औद्योगिक विकास या फिर समेकित विकास का विषय केवल बीजेपी और जेडीयू के बीच का सवाल नहीं है। आप जानते ही हैं कि 5-6 वर्षों तक साथ थे ये, और अच्छा बुरा दोनों के का क्रेडिट और डिसक्रेडिट इनको जाता है। सवाल बिहार का है। स्वीकार करना चाहिए सरकार के प्रतिनिधि को कि लॉ एंड ऑर्डर में गिरावट आई। ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊंचा गया था शुरू के दिनों में। अगर इस ग्राफ को कहें खींचा जाए तो बहुत तेजी से इंप्रूव किया था, और उसका लाभ मिला तत्कालीन सरकार को दोबारा चुनकर आई। और ये एक सिंगल फैक्टर अगर हम कहें उसके क्रेडिट में था तो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट था। और लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट हुई। ग्राफ आपका गिर रहा है। पटना जैसी राजधानी में ग्राफ गिर रहा है। डिटेल्स को छोड़िए, ग्राफ गिर रहा है। पटना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर के रोज अखबार में रिपोर्ट आ रही है, और जिन लोगों का नाम आ रहा है सीधा संबंध जेडीयू से। मुख्यमंत्री चुप क्यों है? उस पार्टी के जो नियामक हैं, जो वो प्रणीत, जो जिनको मैं कहना चाहता हूं, तो मुझे बोलने दीजिए।
आपने सीधा कैसे कह दिया कि जेडीयू के लोगों का नाम आ रहा है? किन के जेडीयू का नाम आया? कर सकते हैं। नहीं, ये आपत्तिजनक बात है। नहीं जेडीयू का तो आया ही, तो दवा घोटाले के छुपाने के लिए, तो मैं नहीं बोलूंगा। ये आपत्तिजनक आपको सुन लेते हैं, हम आपको खंडन का पूरा जेडीयू के लोगों का मौका नाम बता दीजिए ना, किनका नाम आया? हम आपको खंडन का पूरा मौका देते हैं। डॉक्टर जयालोक जी, हम आपको खंडन का पूरा मौका देंगे। मैडम आपके पास भी आएंगे, आप भी अपने आरोप, फिर बोलेंगे सर। डॉक्टर जयालोक जी हमारे पास ही बैठे हुए हैं, आपके तमाम आरोपों का खंडन करेंगे, हम उनके पास भी पहुंचेंगे, लेकिन हम चौधरी साहब की बात को पूरा सुन तो लें। निकाल रहे हैं ताकि मीडिया के माध्यम से लोगों के जनमानस में। उषा विद्यार्थी जी, हम कम से कम चौधरी साहब की बात को सुन तो लें। और अर्थशास्त्री हैं, कम से कम इनका भी मैं पर्सपेक्टिव अपेक्षा जानना। करूंगा कि जिस तरह मैं यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों की बात में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, सुन रहा था, मुझे भी सुनेंगे, चाहे वो बीजेपी के प्रतिनिधि हो या जेडीयू के। ये मिनिमम कर्टसी मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा। जेडीयू के लोगों का नाम आ रहा है और मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, कई कारण रोज अखबार में निकल रहा। हम गंभीर नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। स्वाभाविक रूप से अगर लॉ एंड ऑर्डर गिरेगा, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। मैं आपको कहूं, और अगर जेडीयू के प्रतिनिधि चाहते हैं तो मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम इस शो के बाद उनको दूंगा। मिले, जब से इनका अलायंस अभी लालू जी के साथ हुआ है, आशंका बढ़ी है इंडस्ट्रियलिस्ट में। मैं मानता हूं कि आशंका निर्मूल हो, बिहार का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन आशंका बढ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर डिक्लाइन किया है और उसका एक परिणाम आप वहां देख रहे हैं। दूसरी बात, लैंड की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि लैंड एक समस्या है। आपने लैंड बैंक की बात की थी, क्या पहल सरकार ने की? खाली एक पॉलिसी अनाउंसमेंट से होगा? आपको प्रोएक्टिव होना होगा। तीसरी बात, क्या हुआ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो आपने लैंड लिया था? क्या वो घोटाला नहीं हुआ? किसके रेजिम में हुआ? बियाडा का घोटाला, एक ऐसा घोटाला जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार पहल करती रही है और भविष्य में भी करेगी, और सफलता और असफलता दोनों उसको मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि एक दिन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं आपका इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के जो होना चाहिए वो नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। ये बीजेपी और जेडीयू के झगड़े से बाहर की चीज है। आपका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, उसका आप अहमियत दीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की इज्जत कीजिए। आज भी इंडस्ट्रियल लोग प्राइवेट में एक्सेप्ट करते हैं, पब्लिक में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उनको वो प्रतिष्ठा शायद नहीं मिलती है, शायद मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं दावे के साथ कुछ नहीं कर सकता। आप उनको प्रतिष्ठा दीजिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को प्रमोट कीजिए जो यहाँ के इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। ठीक है, बड़े निवेश की हम अपेक्षा करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मेरी समझ में बात नहीं आती है कि वो क्या निवेश लाने गए थे? निवेश के लिए गए ही नहीं थे, वो इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर को एड्रेस करने गए थे। और जेडीयू के ये बहुत इनलाइटेंड आदमी है, वो जानते हैं ये क्या है। ये नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज है, ये डिस्कशन फोरम है, वो इन्वेस्टमेंट फोरम नहीं है। मैं उसके 2009 के कॉन्फ्रेंस में खुद शामिल हुआ हूं, 2010 के कॉन्फ्रेंस में, 2009 का दिसंबर में ये हुआ। अरे ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जहां आप कुछ पॉलिसी डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम डिस्कस करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आपको इसका लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री इसके लिए गए ही नहीं थे। इनफैक्ट मुख्यमंत्री को भी दावा नहीं करना चाहिए था कि वो निवेश मांगने गए थे। ये एक गुडविल विजिट, ये डिस्कशन है, लोगों बिहार के बारे में जानने, पहचानने, बिहार को प्रेजेंट करने, शोकेस करने की बात है। इसलिए मैं उस पर उनको कोई निराशा और आशा की दृष्टि से नहीं देखता हूं। रियल असर ये है कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ किरण बिलमोरिया है ग्लोबल समिट में, हमारे यहाँ कुमार मंगलम बिरला है, हमारे यहाँ कुछ और लोग आए, हमने उसका लाभ नहीं लिया, नहीं ले पाए। नहीं लिया सो नहीं, मेरी इच्छा पर हम नहीं प्रश्न लगाएं। हमने वो कंडीशंस क्रिएट नहीं किए जिससे हमको लाभ हो सकता था। हमको गवर्नेंस डेफिसिट को इंप्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, और हमको कुछ और सेक्टर थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं, हमारी मजबूरी है। मैं पॉजिटिव हूं और मैं आशावादी। ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और उसका तसल्ली से हम जाएंगे डॉक्टर जयालोक जी के पास। तमाम जो आप पर आरोप लगे हैं उसका खंडन कर सकते हैं। कोई आरोप नहीं लगा जी। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीपी सिंह साहब,
इसके पहले हम आपके पास नहीं आ पाए थे पिछले ब्रेक में। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या भय के माहौल में निवेशक आना पसंद करते हैं? देखिए, भय के माहौल में तो कोई भी निवेशक आना पसंद नहीं करेगा, लेकिन अब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या भय का माहौल बन चुका है या बनने के रास्ते पे है? जी, इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो है, देखिए, इस मैंने आपको पहले भी कहा कि जो नीतियां हैं उसमें कुछ जो खामियां हैं, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री गए लंदन, वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने, मैं एक ही चीज़ बोल पाया था आपको, उन्होंने टूरिज़्म की बात की जी। बिहार में टूरिज्म का इमेंस अपॉर्चुनिटी है और 3 गुना इजाफा भी हुआ था। हाँ, जब लालू के बाद नीतीश जी जब आए तो तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ था अभी बहुत फॉरेन टूरिस्ट। एक कंट्री में बताता हूँ जी, विश्व के कई एक कंट्री केवल टूरिज्म पे ही अपना जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं आज के दिन में, जिसका आंकड़ा सबको पता है। अब मेरा ये सोच है अपना कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसमें इम्प्रूवमेंट आया 2011 में, उसका मिड टर्म अभी तक डिस्कस हो चुका है सब स्टेक होल्डर से, लेकिन उस पे आने में भी कुछ कमियां अभी रह गई, आया नहीं है। अब कितने दिन बचे हैं जी? 2011 की पॉलिसी 5 साल के लिए जी, तो निवेशक इसके लिए तरफ भी कुछ नज़र उठा के देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात आज के दिन में जो बिहार उद्योग संघ का मानना है, या मेरा भी व्यक्तिगत मानना है, कि जब तक हम सेंटर से चाहे उसको किसी भी रूप में स्पेशल पैकेज हो नहीं देंगे तब तक नहीं विकास संभव देंगे, तो वक्त ये की थोड़ी विकास कमी की संभावना। है। सिंह साहब, मजबूरी है हमारी, थोड़ी वक्त की कमी है। उषा विद्यार्थी जी, कम से कम अब बिहार तो उम्मीद लगा करके देख सकता है कि यहाँ पर आए थे नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे दावे किए थे, उम्मीद की एक किरण प्रस्फुटित हुई थी यहाँ बिहार की जनता में, जिन्हें जबरदस्त तरीके से भाजपा के पक्ष में वोट किया था। तो क्या अब विशेष पैकेज कुछ मिल सकता है? वो तो इन्होंने मना कर दिया। देखिए, नहीं मना हम लोग, हाँ, कुछ वक्त पहले सुशील मोदी कदावर नेता है, उनका ये कहना था भाजपा की सरकार लैंड बैंक बना ले बिहार सरकार तो फिर हम देंगे। देखिए, दर्जा की बात नहीं, विशेष पैकेज की बात हम लोग कर ही रहे हैं कि विशेष पैकेज में बहुत सारे राशि आएंगे जिसमें डिफरेंट क्षेत्र में जाएगा और उसका विकास होगा, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन कब देंगे? राशि तो काट रहे हैं, लेकिन वो कब देंगे? भाई, राशि नहीं काट रहे हैं। नेशनल हाईवे का काट लिया, इंदिरा आवास का काट लिया। देखिए, इथेनॉल हब बनाना चाहते थे नीतीश कुमार, बाद में उनका बयान ये भी आया कि जो ये सो कॉल्ड शुगर माफिया है या जो सिंडिकेट है पूरा का पूरा, उसकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं से पंचर कर दे, और कभी नहीं बन पाया इथेनॉल हब। अब आपके तरफ से क्या आश्वासन है कि मिल जाएगा उस तरीके का विशेष पैकेज जिससे कि हम डेवलप कर सकते हैं इंडस्ट्री? पैकेज भी मिलेगा, और बिहार को अगर विकसित कोई कर सकता है तो एक नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी, वही हमारे पास बिल्कुल वक्त अब नहीं है, माफ करेंगे, हमने आपको पूरा मौका दिया। डॉक्टर अजय आलोक जी, जाते जाते आपकी टिप्पणी है, तभी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ना भी हो तब भी उनको रावण बना के ही दम लेगी, जबकि जिसके 10 सिर होते हैं। एक सिर बैठेगा बिहार में, एक सिर बैठेगा महाराष्ट्र में, एक सिर बैठेगा झारखंड में, जैसा और एक सिर 3D चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग तुल गए हैं नरेंद्र मोदी को। लेकिन रावण बनाने से। आप ये बताइए, ये बताइए, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी नैनो को ले जा सकते हैं अहमदाबाद? अरे भाई, आते के साथ उन्होंने ऐसी स्थिति क्या आप एक लैंड बैंक बना पाएंगे? एक मिनट, बिहार में आते के साथ, मैडम बोलने दीजिए ना, आप तो बोलने देते, डॉक्टर जालोक जी को बोलने देते हैं। इन्होंने तो आते के साथ बिहार में कटौती कर दी, इंदिरा आवास में कटौती, पोटेंशियल है, सड़कें हैं, नेशनल हाईवे के पैसे में कटौती, बिहार में नेशनल हाईवे के पैसे में कटौती तो आपके कांग्रेस ने भी किया था, 1000 करोड़ रुपए उन्होंने भी बकाया रखा था। एनटीपीसी को कोल ब्लॉक देना बंद कर दिया, छोड़ दीजिए कांटी और बरौनी, एनटीपीसी को भी कोल ब्लॉक नहीं देने के बिहार को बिजली नहीं मिले। ये तो अपने केंद्र के यूनिट को कोल ब्लॉक नहीं दे रहे। नीति क्या है, नीयत क्या है, तो साफ दिख रही है। सर, नवल किशोर जी, क्या उम्मीद की किरण है, या मान लिया जाए कि ये जो 2 लाख से ज्यादा कहा जा रहा था कि ये आजीविका के साधन वो सृजन होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो होगा क्या? मैं समझता हूँ रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन आशावादी होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। किसी नीतीश कुमार जी का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, ये बिहार का प्रश्न खुद के लिए नहीं मांग कर रहे हो, औद्योगिकरण के लिए बिहारियों के लिए मांग रहे हैं। हमको औद्योगिक विकास की नीति को ईमानदारी से धरती पर रिव्यू करना पड़ेगा। चलिए, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीपी सिंह साहब, नवल किशोर चौधरी साहब, उषा विद्यार्थी जी और डॉक्टर अजय आलोक जी। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।